नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश की रियल स्टोरी के पार्ट 2 में। इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मेरा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था, कैसे मेरा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, इसके बाद मेरा मेडिकल हुआ था और जो पीईटी हुआ था उसकी मैंने कैसे तैयारी करी थी और जो डीवी हुआ था उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, मैं डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाने वाला हूं। और जो मेडिकल टेस्ट हुआ था उसमें कौन कौन से मेरे टेस्ट हुए थे और इन तीनों टेस्ट के बीच में मुझे कितने कितने दिन का गैप मिला था और मैंने इन टेस्ट की तैयारी करते हुए किन किन परिस्थितियों का सामना किया था और किस तरीके से मैंने तैयारी करी थी। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब और कैसे आया था, फिर मेरी ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या हुआ, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग मेरी कितने दिन और कैसे चली, इसके बाद मुझे कैसे लर्निंग दी गई, फिर मुझे गेट पे ड्यूटी लगाई गई, स्टेशन पे ड्यूटी लगाई गई। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप दूर की स्टेशन से अपने घर के पास वाले स्टेशन पर कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। 8 घंटे वाली ड्यूटी कैसी थी और 12 घंटे वाली ड्यूटी कैसी है, अभी मैं कौन सी ड्यूटी कर रहा हूँ, कैसे मुझे रेस्ट मिलते हैं, कैसे मुझे छुट्टी मिलती है, कितनी मुझे छुट्टी मिलती है, ये सब चीजें मैं आपको इस पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी इन सभी स्टेप्स से गुजरना होगा। इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आपको बिल्कुल एक एक स्टेप ध्यान से सुनना है और वही चीजें आपको फॉलो करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिनने भी वो पार्ट 1 नहीं देखा है उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही थी, किस टीचर से मैंने पढ़ा था, कितने मॉक टेस्ट दिए थे, साथ ही मैं किराने की जो दुकान चलाता था उसके हिसाब से मैं कैसे टाइम मैनेज करता था, कैसे जो लोगों के ताने थे उनसे मैं मोटिवेट होता था। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने पार्ट 1 में बात करी थी। तो दोस्तों पार्ट 1 में मैंने मेरे रिजल्ट तक की कहानी आपको बताई थी कि मेरे 76.28 मार्क्स आए थे और अभी रेलवे ग्रुप डी की सबसे अच्छी पोस्ट यानी कि पॉइंट्समैन के पद पर मैं कार्य करता हूं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। हम सभी जानते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल टेस्ट होता है उसके लिए आपको 1000 मीटर की रनिंग करनी होती है, जिसके लिए आपको 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है। साथ ही 35 किलो का वजन लेकर आपको 100 मीटर चलना होता है, इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। साथ ही जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1000 मीटर की रनिंग में 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है। वहीं 20 किलो का वजन लेकर उनको 100 मीटर चलना होता है और इसके लिए भी उनको 2 मिनट का समय दिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मेरा रिजल्ट था वो 22 दिसंबर 2022 को आ गया था। ये मेरा फाइनल रिजल्ट था, मतलब मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बन गया था रेलवे ग्रुप डी का। इसके बाद मुझे करनी थी पीईटी की तैयारी। तो अक्टूबर में जब मेरी आंसर की आई थी तभी से मैंने थोड़ी थोड़ी रनिंग करना स्टार्ट कर दिया था और अक्टूबर से मेरा नवंबर और लगभग दिसंबर आ ही गया था, तब तक मैं ऐसे ही तैयारी करता था। जब मेरा 22 दिसंबर को रिजल्ट आया तब मैंने स्ट्रिक्ट होकर तैयारी करी और जो 35 किलो का वजन उठाने वाली प्रैक्टिस मुझे करनी थी वो मैं फर्स्ट टाइम मैंने 23 दिसंबर से स्टार्ट करी थी। और जब मैंने पहली बार वो वेट उठाया तो मुझसे वेट उठ भी नहीं रहा था, तो लेके जाने की तो दूर की बात है। तब मैंने उसको उठाने की ही 5 से 6 दिन तक प्रैक्टिस करी थी और इसके बाद वो आराम से मैं उठाने लग गया था खुद से ही। और मैंने एक बोरी में बजरी भर ली थी और उसी को मैं उठाता था और 5-6 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आराम से उठाने लग गया था और फिर उसको उठाकर मैं चलने भी लग गया था। तो फिजिकल टेस्ट के लिए मैं यूट्यूब पे कुछ जो टिप्स होती हैं एक्सरसाइज करने की जिससे मेरा दर्द कम हो जाए, साथ ही ये देख लिया करता था कि टाइमिंग हम कैसे करें, ये सब चीज़ों के बारे में मैं यूट्यूब पे सर्च करके देख लिया करता था। अब हम बात करते हैं रनिंग की। तो जब मैंने फर्स्ट डे अक्टूबर में रनिंग स्टार्ट करी थी तो लगभग 6.5 मिनट में मैं 1 किलोमीटर दौड़ पाया था और एक बार दौड़ने के बाद मैं 2-3 दिन तक मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे और उसके लिए मैं 2-3 दिन तक फिर दोबारा रनिंग करने नहीं गया था। सोचने लगा था जब रिजल्ट आएगा तब मैं फिर से तैयारी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपकी आंसर की आए और अगर आपको लगे कि हाँ इतने मार्क्स में मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाएगा तो आप तभी से रनिंग स्टार्ट कर देना, वो भी बिल्कुल सीरियस होकर। इसके बाद मेरे अक्टूबर नवंबर तक ऐसे ही रनिंग चली कि लगभग 5 से 6 मिनट के बीच में मेरी टाइमिंग आती थी और जब मेरा रिजल्ट आया तब मैंने स्ट्रिक्ट होकर तैयारी करी। फिर मैंने जो ग्राउंड है मेरे गांव के बगल में एक ग्राउंड पड़ा हुआ है जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं लोग, वहाँ पे मैं दौड़ने जाया करता था। तो जब मैं ग्राउंड में दौड़ता था तो वहाँ पे मेरी टाइमिंग थोड़ी कम हो जाती थी और जब मैं हाईवे पे दौड़ता था तो वहाँ पे मेरी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा रहती थी और साथ ही पैर भी दर्द करते थे। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप रनिंग करें ग्राउंड में रनिंग करें। इसके बाद मेरी फिजिकल टेस्ट की डेट आ गई कि मेरा 28 जनवरी को फिजिकल है। इसके बाद मैंने लगभग 25 से 30 दिन तक अच्छे से तैयारी जब रनिंग की करी
तब मेरा जो टाइमिंग है वो 4 मिनट 5 सेकंड 4 मिनट 10 सेकंड के समथिंग आने लगा था। और प्रयागराज के डीएससी ग्राउंड में मेरा फिजिकल है, तो सुबह मुझे 8 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना है। इसके लिए मैं एक दिन पहले यानी 27 जनवरी को ही प्रयागराज पहुँच गया था, क्योंकि अगर उसी दिन के चक्कर में रहता तो लेट वेट होने के चक्कर में जो दिमागी तनाव होता है वो बढ़ जाता, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल टेस्ट पे भी फ़र्क पड़ता। तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, अगर आप सीरियस तरीके से उसको दे रहे हैं तो हमेशा ही जो आपका सेंटर होता है उसमें एक दिन पहले ही उस जगह पे आप पहुंच जाएं, जिससे कि आप बिल्कुल रिलैक्स फ्री होकर वो टेस्ट दे सकें। फिर मैं रनिंग देने पहुंचा, और मैं वहां पे पहुंचा तो जैसे हमारे सीबीटी एग्जाम में वेरिफिकेशन होते हैं, कहीं पे हमसे थंब लगाया जाता है, कहीं पे हमारी फोटो निकाली जाती है, तो कहीं पे हमसे सिग्नेचर करवाए जाते हैं। ये सब 4-5 जगह वेरिफिकेशन हुए, और यहाँ पे हमें एक नंबर लिखा हुआ एक बैनर चिपका दिया गया, जहाँ पे मेरा नंबर भी लिख दिया उन्होंने। इसके बाद हमें अंदर भेजते गए और उन्हें बोल दिया कि जो भी आपके लिए कंफर्टेबल कपड़े हैं वो आप पहन लीजिएगा, इसके बाद आप ग्राउंड के अंदर जाइएगा। तो हमने भी ऐसी जो इनर है वही पहन के और एक लोअर पहन के अंदर चले गए। इसके बाद जब हम अंदर गए तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट है 9:30 बजे के समथिंग टेस्ट हुआ, और इसके लिए हमारे जो पैर है उसमें एक वॉच की तरह एक गैजेट हमको बांध दिया गया था, उसी से हमारी टाइमिंग स्टार्ट होनी थी, और वो टाइमिंग वहीं से काउंट होगी। जब आप एक पट्टा वहाँ पे रहता था, तो वहाँ पे वो बिछा था, जब आप उस पे पैर रखेंगे तभी से आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी। तो उस पट्टे के हम पीछे खड़े हो गए सभी लोग, और जैसे ही आप दौड़ेंगे तभी वो उसकी टाइमिंग शुरू होगी। तो आप चाहे पहले दौड़ें या बाद में दौड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा दौड़ के लिए सजेशन है कि आप भीड़ के साथ बिल्कुल भी ना दौड़ें, आप लास्ट में दौड़ें या फिर पहले से ही दौड़ने लग जाएं। मैं 35 किलो वजन उठाकर हमें 100 मीटर चलना था, तो हमने जब वो वजन उठाया तो आराम से हमने वो वजन उठा लिया, क्योंकि अच्छे से हम प्रैक्टिस कर चुके थे। तो आराम से जितने भी लोग हमारे 70 कैंडिडेट है, तो 70 के 70 कैंडिडेट उस टेस्ट में पास हो गए। इसके तुरंत बाद मतलब 5 ही मिनट बाद हम जो रनिंग हुई थी उसके लिए लाइन में लग गए। तो मैंने जब लगभग 70 में से 40 बच्चे आगे निकल गए थे, उसके बाद मैंने उस पट्टे पे पैर रखा और दौड़ना स्टार्ट किया। और जो मेरे राउंड थे, रिजल्ट तो मेरे हर एक राउंड का आया था कि मेरा पहला राउंड कितने मिनट कितने सेकंड में लगा। तो चारों राउंड का अलग अलग रिजल्ट आया था, लेकिन अभी वो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन जो टोटल मेरी रनिंग वहाँ पे आई थी वो 3 मिनट 58 सेकंड में मेरी 1 किलोमीटर की रनिंग निकल गई थी। और जो इसका रिजल्ट है वो हाल के हाल वहीं पे वो बता देते हैं कि कौन से छात्र उत्तीर्ण हैं और कौन से अनुत्तीर्ण हैं, लेकिन टाइमिंग वहाँ पे नहीं बताते हैं। टाइमिंग के लिए अलग से वेबसाइट पे वो रिजल्ट डालते हैं। तो ये था मेरा पीईटी टेस्ट, जो कि मैं पास कर चुका था। तो अब हम बात करते हैं डीबी और मेडिकल टेस्ट की। तो जो हमारा डीबी था वो 22 फरवरी 2023 को था, और मेडिकल उसके अगले ही दिन 23 फरवरी 2023 को था। चलिए अब हम ये कहानी भी आपको बताते हैं। तो डीबी के लिए हमें लगभग 25 दिन का समय दिया गया था, जिसमें हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, जो कि रेलवे फॉर्मेट में हमको बनवाने थे। हम आपको सबसे पहले तो वो डीबी में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कहा गया था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट में बनवा कर गया था। तो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लगता है आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और जितनी भी आपकी मार्कशीट है वो सारी की सारी मार्कशीट हैं। फिर जो आप ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो जिसमें कास्ट ओबीसी का सेंट्रल का होगा, एससी एसटी का स्टेट का भी चल जाएगा। इसके बाद आपको रेलवे फॉर्मेट में कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं, जो कि इन्हीं के बेसिस पे बनते हैं। तो सबसे पहले है ये फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है, जो आपको सामने दिख रहा होगा। इसके बाद है ये ओबीसी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है रेलवे फॉर्मेट में, तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट। इसके बाद है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो कि हमें ओबीसी एनसीएल के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। इसके बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा ईडब्ल्यूएस, जो कि रेलवे फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। इसके बाद इसके और नीचे आएंगे तो जो ईबीसी सर्टिफिकेट होता है, जितने भी ईबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वाला सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ता है। इसके बाद एक और डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जो कि ईबीसी वाले कैंडिडेट के लिए होता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। फिर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जिसके लिए मल्टीपल डिजेबिलिटीज होती हैं उनके लिए ये वाला सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इसके बाद नीचे आएंगे तो एक और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट वालों के लिए होता है। इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट के लिए ये वाला सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो जिनकी 40% से कम पीडब्ल्यूबीडी का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर वो 40% से कम बना हुआ है तो उनके लिए ये वाला सर्टिफिकेट बना के ले जाना पड़ता है। उसके नीचे आएंगे
तो जिनको लिखने में ज़्यादा दिक्कत होती है और 40% से कम डिजेबिलिटी है तो उनके लिए ये वाला सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। इसके बाद एक और ये वाला फॉर्मेट भी आपको बनवाना पड़ेगा और इसके बाद ये प्रूफ फर्मा होता है जो कि एक्स सर्विस मैन वालों के लिए होता है। एक और यहाँ पे नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं एक्स सर्विस मैन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये भी बनवाना पड़ता है जो कि उसी में इंक्लूड होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवा के ले जाने पड़ते हैं और यहाँ पे जो तहसील होती है आप तहसील में आप एसडीएम या डीएम से भी साइन करवा सकते हैं, तो आपके जो लेखपाल होते हैं वो वेरीफाई करेंगे। तो ये थे हमारे डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट लेकर हम पहुंच जाते हैं प्रयागराज, जो कि हमारा जोन था, उसी के मुख्यालय में हमारा डीबी होना था। तो हम प्रयागराज पहुंच जाते हैं 21 फरवरी को और 22 फरवरी को हम अपने मुख्यालय पहुंचते हैं जहां पे हमारा डीबी होना था। तो वहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट लेके पहले से गए थे, लेकिन स्टेशन पर उन्होंने मुझे एक टिकट लेने भेजा, पता नहीं किस चीज़ की थी, मैं भूल गया हूँ। इसके बाद वहाँ पे हमारे फिर से वही वेरिफिकेशन हुए जो हमारे सीबीटी और पीईटी एग्जाम में हुए थे। इसके बाद हमने सारे वेरिफिकेशन करवा के सीट में लाइन बाय लाइन सभी लोग बैठ गए। लगभग 40 कैंडिडेट हमारे डीबी के लिए उस दिन गए हुए थे और ये जो टेस्ट है ये पूरे दिन चला था। सबसे पहले हमको यहाँ पे 2 घंटे बैठाए रहे और उन्होंने एक फॉर्म हमको दे दिया कि लाइन बाय लाइन हमको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाने हैं। साथ ही हमको एक फॉर्म वहाँ पे दिया गया जहाँ पे हमसे पूछा गया कि आपकी जो प्रयागराज में 3 डिवीज़न आती हैं, एक प्रयागराज, एक आगरा डिवीज़न, इसके बाद झांसी डिवीज़न, तो आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है कौन सी डिवीज़न में आपको पोस्टिंग चाहिए है, ये हमसे वहाँ पे डीबी के टाइम पे पूछा गया। तो वो फॉर्म हमने सारा का सारा भर दिया। इसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें सारे डॉक्यूमेंट को हमको अटेस्ट करना था, मतलब खुद के जो साइन है वो करने थे। तो सारे डॉक्यूमेंट पे हमने साइन कर लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट की कॉपी हम ले गए थे और ये जो कॉपी है हम 3 सेट में बनाकर ले गए थे, लेकिन डीबी में हमारे सिर्फ 2 ही सेट लगी थी। इसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर लेते हैं और सभी को लाइन से वहाँ पे बैठाया गया था और एक एक करके सभी को बुलाया गया और वहाँ पे 34 लड़के और 6 लड़कियां डीबी देने गए थे। इसके बाद एक एक करके सभी कैंडिडेट को बुलाते गए और सभी के डॉक्यूमेंट वहाँ पे देखते गए और जो फॉर्म भरते टाइम जिस भी कैंडिडेट ने जितनी मार्कशीट लगाई थी वो सारी मार्कशीट देखी गई और जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, मतलब जो आप बनवा के ले गए थे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने ले लिए और एक कॉपी भी उसकी ले ली। इसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनसे आपके फॉर्म को मिलाया गया और जिस भी कैंडिडेट का डीबी हो जाता था वो वापस से अपनी सीट पर आके बैठ जाया करता था। इस तरीके से टोटल 4 से 5 घंटे तक ये प्रोसेस चली और सभी का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो अब बारी रिजल्ट की आनी थी कि मतलब किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और किसके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जिसके डॉक्यूमेंट में कमी थी उनको क्या बोला गया था। तो जिनके डॉक्यूमेंट में कमी थी उनसे ये बोला गया था, एक फिक्स मतलब डेट दे दी थी कि जो लोग अब्सेंट हैं और जो लोग का डॉक्यूमेंट में कुछ कमी निकली है वो अपना डॉक्यूमेंट लेके इस तारीख को आ जाए। और जब डीबी कंप्लीट हो गया तो हमें पता चला कि अगले ही दिन हमारा मेडिकल है, मतलब 23 फरवरी 2023 को हमारा मेडिकल है और मेडिकल टेस्ट भी 3 जगह होना है। एक है आगरा डिवीजन में और एक है झांसी डिवीजन में और एक है प्रयागराज डिवीजन में और तीनों डिवीजन में कुछ कुछ कैंडिडेट बांट दी गए। लगभग मेरे हिसाब से जिस भी कैंडिडेट ने जो प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उसको वहीं पे जाके मेडिकल करवाना था। तो मैंने जो प्रेफरेंस दी थी झांसी डिवीजन की दी थी, तो मुझे अगले ही दिन सुबह 10 बजे से पहले झांसी मेडिकल के लिए पहुंचना था। मेरे साथ भी कुछ 14 से 15 कैंडिडेट थे। इसके अलावा जितनी भी गर्ल्स थी उनको चाहे वो आगरा डिवीजन चुना हो उन्होंने, चाहे झांसी डिवीजन चुना हो, उनको भागने में परेशानी ना हो इसलिए उनको प्रयागराज डिवीजन का हॉस्पिटल था उसी में उनको मेडिकल कराया गया और सभी को मेडिकल के लिए एक अथॉरिटी बना के दे दी गई जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब हम मेडिकल देने के लिए झांसी पहुंच गए। इसके बाद वहाँ पे भी हमारी 4-5 फोटो लगाई गई, वहाँ पे भी वही वेरिफिकेशन हुए और साथ ही वहाँ पे भी हमसे एक फॉर्म भराया गया जिसमें हमसे हमारा ब्लड ग्रुप वगैरह ये सब चीज़ें हमसे पूछ ली गई। इसके बाद हम मेडिकल टेस्ट देने के लिए तैयार थे और जितने भी हमारे मेडिकल टेस्ट हुए हैं मैं आपको एक एक करके सारे मेडिकल टेस्ट के नाम बताता हूं, साथ ही स्क्रीन पे भी लिख देता हूं। तो दोस्तों रेलवे भर्ती में मेडिकल टेस्ट के दौरान कई तरह की जांचें की जाती हैं। मैं एक एक करके सभी टेस्ट के नाम आपको बताता हूं। वैसे मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए हम एक एक करके सभी टेस्ट बताते हैं। इसमें सबसे पहला टेस्ट आता है विजन टेस्ट यानी कि दृष्टि की जाँच, जिसमें आपकी डिस्टेंस विजन, नियर विजन, कलर विजन,
नाइट विजन और बाइनोक्यूलर विजन का टेस्ट होता है। इसके बाद आता है हमारा ब्लड प्रेशर टेस्ट, और इसके बाद आता है ब्लड टेस्ट, इसके बाद आता है यूरिन टेस्ट, इसके बाद आता है हियरिंग टेस्ट यानी कि जो हमारी सुनने की क्षमता होती है। इसके बाद एक्सरे होता है जो कि सिर्फ चेस्ट का ही होता है, इसके अलावा किसी और पार्ट का एक्सरे नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारी ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें हृदय की जांच की जाती है। इसके बाद आता है डायबिटीज टेस्ट यानी कि मधुमेह की जांच की आपको शुगर वगैरह तो नहीं है। जनरली ये आपकी यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है। इसके बाद होता है हमारा लंग्स फंक्शन टेस्ट यानी कि फेफड़ों की जांच। इसके बाद होती है हमारी साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये सारे मेडिकल टेस्ट हमारे हुए हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मेरी आंखों का चेकअप पहले से करा के गया था कि मेरी जो आंखें हैं उनका जो डिस्टेंस विजन है वो कितना है और मुझे कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। ये सब चीजें मैं चेक करवा के पहले से गया था। तो जितने भी मेरे मेडिकल में टेस्ट हुए थे वो सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं। और अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी बता देता हूँ कि उनकी प्रोसेस किस तरीके से चली थी। तो जैसे कि हम सबसे पहले तो वहाँ पे गए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो आंखों के डॉक्टर थे उनके पास हमें ले जाया गया, जो मशीन से उन्होंने हमारी आंखें चेक करी। इसके बाद हमें एक और केबिन में ले जाया गया, वहाँ पे हमारी चेस्ट का एक्सरे हुआ। इसके बाद हमें एक और केबिन में लवाया गया जहाँ पे हमारा ब्लड ले लिया गया इंजेक्शन से निकाल कर। उसके बाद हमें एक और केबिन में ले जाया गया, वहाँ पे एक छोटी छोटी शीशी रखी हुई थी, जितने हम कैंडिडेट थे उससे ज़्यादा ही शीशी रखी हुई थी। और बोला गया था कि वहाँ पे एक कागज़ भी चिपका हुआ है, तो पेन से जो हमारा नंबर दिया गया था हमें उस नंबर को लिख देना, और जो आपका यूरिन है वो यूरिन उस शीशी में भर के वहीं पे रख देना। तो आपका यूरिन टेस्ट वहाँ पे हो जाएगा और आपके नंबर के हिसाब से आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके बाद हमारी जो आँखों का टेस्ट मेन आता है, जो हमारे सामने होता है। उसके बाद जिस केबिन में हम गए वहाँ पे हमसे टेस्ट लिया जा रहा था कि हमें कहीं नाइट विजन तो नहीं है, और जो हमारा विजन डिस्टेंस है वो कितना है, कहीं कलर विजन तो नहीं है। ये सब चीज़ों का टेस्ट हुआ। इसके बाद जो हाइड्रोसिल है और जो पाइल्स है, इन सभी का टेस्ट हुआ। और ये सब टेस्ट करते हुए हमको लगभग पूरा दिन हो गया था। और इस मेडिकल टेस्ट के दौरान हमको 1 घंटे का ब्रेक भी दिया गया, लगभग 1 बजे की। अगर किसी को भूख लगी है तो वो कुछ खाने बाहर भी जा सकते हैं। इसके बाद दोबारा से आपकी जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। तो सारा का सारा मेडिकल होते होते हमारी 23 फरवरी की भी शाम हो गई। तो जो डॉक्टर्स थे वहाँ पे वो तुरंत के तुरंत ही हमें रिजल्ट बताते जा रहे थे कि किसका A2 है, किसका A3 है, किसका B1, B2, C1, C2, जिसका भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है लगभग उनको वो बताते जा रहे थे। इससे मतलब मन के लिए शांति मिल रही थी कि हाँ, हम अच्छे मेडिकल स्टैंडर्ड से पास हो गए हैं। और वहाँ पे जितने भी हम लोग लगभग 15 कैंडिडेट गए थे उनमें से 10 कैंडिडेट का तो A2 मेडिकल ही निकला था। तो जितने भी वहाँ पे चश्मा पहनने वाले कैंडिडेट थे उनको अगले दिन बुलाया गया था। अब किस लिए बुलाया गया था ये हमको नहीं पता है, क्योंकि अगले दिन हम तो गए नहीं थे। और बाकी हमें उन्होंने वहीं बता दिया था कि मेरा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड से मैंने मेडिकल टेस्ट पास किया है। बाकी जो 5 थे, कुछ चश्मा लगाए हुए थे और कुछ ऐसे मतलब कैंडिडेट थे, तो उनको B1, किसी को B2 ऐसे मेडिकल स्टैंडर्ड मिले। तो ये थी हमारी मेडिकल टेस्ट तक की कहानी। तो दोस्तों ये सब होने के बाद अब हमें इंतजार था अपने फाइनल रिजल्ट का, जिसमें हमको बताया गया था कि कौन सी हमको पोस्ट मिली है और कौन सी हमको डिवीजन मिली है। तो इसके लिए उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा घुमाया, क्योंकि सबसे पहले जो उन्होंने पैनल जारी किया उसमें मुझे प्रयागराज डिवीजन दे दी गई और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि झांसी डिवीजन मुझे क्यों नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने दूसरा पैनल कुछ दिन बाद अपडेट किया, उसमें मेरी आगरा डिवीजन कर दी गई और इससे भी मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे झांसी डिवीजन चाहिए थी। उसके बाद इन्होंने तीसरा पैनल भी जारी किया, तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे झांसी डिवीजन मिली है और साथ ही कोटी नंबर 8 की पोस्ट यानी कि पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है। ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था कि एक अच्छी पोस्ट मुझे मिली है और साथ ही जो घर के पास वाली हमारी डिवीज़न है वो डिवीज़न भी मिली है। तो ये थी मेरी अब तक की कहानी। इसके बाद मेरे जो जॉइनिंग लेटर है उसमें कितना समय लगा और जॉइनिंग लेटर मेरा ऑनलाइन आया या कैसे आया, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मेरा जॉइनिंग लेटर भी आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ज्वाइनिंग मेरी कैसे हुई और ज्वाइनिंग के टाइम पे फिर से डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे। इसके बाद ट्रेनिंग में कितना समय लगा, ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ और इसके बाद लर्निंग मुझे कैसी दी गई और ये जो गेट पे ड्यूटी है, स्टेशन पे ड्यूटी है, कैसे ड्यूटी है, ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो चलिए मिलते हैं फिर इसके पार्ट 3 में भी। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और बायो में इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक है, तो अगर कुछ पर्सनल आपको पूछना हो तो उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।